बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एहसन हमीद राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डिबेट। नाज़रीन, आपको बताएं कि कश्मीर में जो जुल्म और सितम रवा रखा जा रहा है उस हवाले से स्पेशल प्रोग्राम हम करते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सैयद मुजाहिद गिलानी, सदर कश्मीर यूथ अलायंस हमारे साथ मौजूद हैं, और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं इल्ताफ हुसैन वानी, कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के चेयरमैन हैं। सर, आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। और प्रोग्राम का जो हमारा मुद्दा है ख़ास करके कश्मीर के हवाले से जो वहाँ पे जुल्म सितम हो रहा है, इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं बड़े पैमाने पर, इस पर जो आलमी दुनिया की खामोशी है हम बात करेंगे उस पर। सबसे पहले डॉक्टर सैयद मुजाहिद गिलानी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका जो ताल्लुक़ है वो भी कश्मीर से है और मकबूजा कश्मीर से आप ताल्लुक़ रखते हैं। बुनियादी तौर पर हर वो चीज़ आप जानते हैं कि वहाँ पे किस किस्म का जुल्म हो रहा है और आलमी जो बरादरी है वो क्यों खामोश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपकी जो बात है इस वक्त वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं इससे थोड़ा बहुत जो है इख्तलाफ भी करूँगा। एक लिहाज से जब हम बात करते हैं कि आलमी बरादरी मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हवाले से कोई बात नहीं करती, या जब हम ये कहते हैं कि वो बिल्कुल ही मकबूजा जम्मू और कश्मीर की तरफ आंखें मूंदे हुई है और वहाँ ग्राउंड पे जो सिचुएशन है, जो कुछ भी हो रहा है, उस हवाले से आलमी बरादरी या मुक़्तदर क़ुव्वतें कुछ नहीं जानती। लेकिन जब आप देखें तो 2016 में बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की शहादत के बाद से जितने आर्टिकल्स और जितनी बात आलमी बरादरी में हुई है, जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स ने मुख्तलिफ आर्टिकल्स छापे हैं, और इसी तरह से जो एक मास एपिडेमिक ऑफ डेड आइज़ की बात हुई है, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें इंटरनेशनल कमेटी ही से मिली हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि एक दफ़ा दोबारा से सन 2018 में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसकी रिपोर्ट्स सामने आती हैं और मुतवातिर सामने आती हैं, अगले सालों में भी सामने आती रही हैं। सिर्फ यहीं पे बात नहीं हुई बल्कि एक हद तक क्लोज डोर मीटिंग्स भी हुई हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की। तो जब हम एक लिहाज से देखते हैं कि हमें आलमी बरादरी से क्या क्या तवक्कुआत हो सकती हैं, तो एक हद तक जहाँ पे कांग्रेशनल हेयरिंग्स हुई हैं कश्मीर के हवाले से, जहाँ ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट्स आई हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स आई हैं और बाकी तमाम इस तरह के जराइद ने कश्मीर के ऊपर लिखा है, वहीं पे मैं समझता हूँ कि जो लोग कश्मीर के साथ बराह रास्त वाबस्ता हैं उनका बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है। आलमी बरादरी एक ह्यूमन फटीग में, एक कॉन्फ्लिक्ट फटीग में पड़ जाती है। आखिर में लोग तंग आ जाते हैं, क्या हर रोज़ कश्मीर ही की बात करनी है? उनको कश्मीर की बात हर रोज़ करवाना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। ये उन लोगों का फ़र्ज़ बन जाता है जो रोज़ आए दिन कश्मीर के हवाले से न सिर्फ काम करते हैं, कश्मीर पे बात करते हैं, बल्कि कश्मीर के लिए खड़े भी रहते हैं। मैं बिलखसूस कहूँगा कि जहाँ हम कश्मीरी बिल्कुल मतलब जो ग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा या यूएसए की तरफ इस तरह से नहीं देखते, उन्हें पाकिस्तान से उम्मीदें रहती हैं। तो फिर ये ज़रूरी है कि जो अक़वाम आलम है या आलमी बरादरी जिसकी आप ज़िक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान कश्मीर की कहानी कश्मीरियों ही की ज़ुबानी उस अक़वाम आलम को सुनाए, ताकि आलमी बरादरी एक दफ़ा दोबारा न सिर्फ मुकम्मल तौर पर मुतवज्जे हो बल्कि इंशाअल्लाह कोई ऐसे स्टेप्स भी ले जिसका ग्राउंड के ऊपर हमें फ़ायदा नज़र आए। इल्ताफ हुसैन वानी साहब, चेयरमैन कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस हैं आप और बड़ा काम कर रहे हैं इस तमाम तर सिचुएशन को देखते हुए। ये बताइएगा कि जैसे डॉक्टर सैयद मुजाहिद गिलानी साहब ने इस तरफ नुक्ता उठाया है कि कश्मीरी और ख़ास करके जो कश्मीरी क़यादत है वो जितना इसमें रोल देगी वो उतना अहमियत का हामिल होगा और पूरी दुनिया में एक आवाज़ बनेगा। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? जी, गिलानी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जिस तरह वो बात कर रहे थे कि आलमी बरादरी खामोश नहीं है कश्मीर पर, वो बात करती है। अब आलमी बरादरी के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है आलमी बरादरी की एकेडमिया, सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, थिंक टैंक्स, वो काम कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स के इदारे में रिपोर्ट सबकी दे रहे हैं, मकबूजा कश्मीर की सिचुएशन को दुनिया के सामने ला रहे हैं। इस तरह से दुनिया की सिविल सोसाइटी इस पर लिख रही है, वो इस पर एहतजाज कर रही है और कल ही अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रेप्रेजेंटेटिव की कम्युनिकेशन जो हुकूमत हिंदुस्तान को गई है कश्मीर के तनाजुर में, वहाँ के जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के तनाजुर में, ये सारी चीज़ें और कश्मीर में के जर्नलिस्ट, कश्मीर के ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को दुनिया के बड़े बड़े इदारे इनामात और इकराम से नवाजते हैं। इसका मतलब है कश्मीर अलाइव है इंटरनेशनल राडार पर। जिस तरह मुजाहिद साहब तवज्जो आपकी दिलाना चाहते थे,
तो दूसरी जो आलमी बिरादरी का जो जरिया है वो है हुकूमतें, जो दुनिया की हुकूमतें हैं उनकी तरफ से हिंदुस्तान को अकाउंटेबल नहीं बनाया गया, उनकी तरफ से हिंदुस्तान के इक़दाम की कंडेमनेशन नहीं हो रही है। उस कंडेमनेशन को कैसे किया जाए? हुकूमत के साथ हुकूमतों के जो मामला होते हैं वही होते हैं। उस सिलसिले में जैसे मुजाहिद साहब कह रहे, एक तो कश्मीर की क़यादत का, कश्मीर की लीडरशिप का तो अपना किरदार है, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो कह रहे थे कि जो हुकूमत पाकिस्तान अपनी सतह पर तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन जो बैनुल-अक़वामी बिरादरी है जिसमें बड़ी ताकतें हैं वो इस वक्त दूसरे कॉन्फ्लिक्ट में ज्यादा महवर है, और हिंदुस्तान की बढ़ती हुई इक़्तिसादी ताकत, उसका बढ़ता हुआ हुजूम जो है, उसके साथ उनके स्ट्रेटेजिक अलायंस जो अमेरिका के हैं और मगरब के हैं, उस वजह से बैनुल-अक़वामी बिरादरी हिंदुस्तान को अकाउंटेबल बनाने में नाकाम हुई है। और इसी सिलसिले में हमें भी उस सिलसिले में मुश्किलात दरपेश है। दुनिया की जो बिरादरी है वो हिंदुस्तान के हुजूम को देखती है, वहाँ वो इंसानी हकूक या इंसानी हकूक का चार्टर उसको इस तरह से नजर करते हैं और अपने मुफादात के तरफ देखते हैं। इस वजह से मुश्किलात सामने है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया बिल्कुल खामोश है कश्मीर पर। कश्मीर दुनिया के राडार पर मौजूद है और मौजूद रहेगा। इल्ताफ हुसैन साहब, इस हवाले से मैं लाजमी पूछूंगा कि ये क्या वजह है कि अगर आलमी जो बरादरी है वो सारी चीज़ें जानने के बावजूद, वहाँ से रिपोर्ट्स भी छप रही हैं, तमाम आर्टिकल्स भी वहाँ से वो अखबारों में छापे जा रहे हैं, तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, उसके बावजूद कश्मीर का जो इशू है वो सरदखाने में है। और साथ आप ये भी देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जो मजालिम हैं वो मकबूजा कश्मीर में ढाए जा रहे हैं। और क्या ये भी चीज़ें हैं कि इंडिया के अंदर जो माशी उनकी स्ट्रॉन्गनेस है, जो मैशियत स्ट्रॉन्ग है, उनके जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, और साथ अगर बात की जाए कि उनकी जो तजारत है पूरी दुनिया के अंदर वो बहुत अहमियत की हामिल है, क्या इसी बुनियाद पर पूरी दुनिया इस पर कोई आवाज़ नहीं बुलंद करती दूसरे मानों में कि वहाँ पे मजालिम क्यों हो रहे हैं? देखिए, दुनिया में मुफादात सबसे बड़ी चीज है, तिजारत सबसे बड़ी चीज है। इस वक्त दुनिया में जो आलमी नजरनामा है वो मुफादात और वेट गेम जो चल रही है उसके तहत चल रहा है। तो उसमें हम देखते हैं कि हिंदुस्तान की बढ़ती हुई जो तिजारती जो उसका हुजूम है और उसके साथ साथ दुनिया के साथ बढ़ती हुई तिजारत है, और हमारी तरफ से जो जिस तरह की कमजोरियां हैं जो सामने आ गई है, उस वजह से इंटरनेशनल सतह पर देखिए कोई भी अपने ताल्लुकात किसी दूसरे के लिए किसी जगह तबाह नहीं करता, किसी वजह से नहीं करता। ये जो हम आलमी मंजरनामे पर देखते हैं कि दूसरे लोग इंसानी हुकूक की बात करते हैं, सारी ये आलमी बिरादरी जो बड़ी ताकतें हैं उन्होंने इसको एक चाबुक रखा है कमजोर ताकतों के खिलाफ, कमजोर मुल्कों के खिलाफ, इलाकों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ताकतवर मुल्कों में ऐसी इंसानी हुकूक की पामालियां हो रही हैं जहाँ उनकी हुकूमतें दुनिया की जो अब देखें हिंदुस्तान में जो प्रेस फ्रीडम है उसका इंडेक्स 165 पर पहुंच गया, इससे नीचे हिंदुस्तान चला गया। तो हिंदुस्तान दुनिया में बदनाम है। और जिस तरह से हिंदुस्तान की अक़लियतों के साथ कश्मीर अपनी जगह है, अक़लियतों के साथ जो चीजें हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया इस पर बात तो करती है लेकिन हिंदुस्तान को कंडेम नहीं करती, अकाउंटेबल नहीं बनाती। वजह यह है कि हिंदुस्तान के साथ उनके जो इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं, उनके माशी ताल्लुकात है, और उनका जो स्ट्रेटेजिक अलायंस इस वक्त है, चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका और मगरब एक तरफ से अपनी ताकत लगा रहा है, सारी चीजें ये बहुत बड़ी रुकावट इस रास्ते में है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस्लामी दुनिया के साथ उसके बढ़ते हुए ताल्लुकात, ये भी एक हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारे किस तरह के ताल्लुकात इस्लामी दुनिया के साथ है, हम किस तरह से उनके साथ डील कर रहे हैं, ये भी हमें देखना पड़ेगा। सही। नाज़रीन, आपको बताएं कि आर्टिकल 370 और 35A को रिमूव करने के बाद हिंदुत्व का जो नज़रिया है मोदी वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और बड़े पैमाने पर हिंदुओं की जो आबादकारी है वो भी मकबूजा कश्मीर में की जा रही है। ये सिचुएशन इंतहाई गंभीर है, और आप ये कह सकते हैं कि कश्मीरियों के लिए ये ऐसी सिचुएशन है कि ये बिल्कुल बियरेबल नहीं है। तो डॉक्टर सैयद मुजाहिद गिलानी साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि डेफिनेटली आप एक कश्मीरी रहनुमा भी हैं और वहाँ से भी आपका ताल्लुक है, क्या समझते हैं कि ये बड़े पैमाने पर अगर किया जाएगा तो कल अगर अक़वाम मुत्तहिदा में जाता है और वो हक़ खुद इरादियत की बात की जाती है तो फिर क्या सिचुएशन देखते हैं वहाँ की? देखिए, भारत जो है या हिंदुस्तान ने ये कोई पहली दफ़ा नहीं किया। हमें सबसे पहली और बुनियादी बात जिसको समझना होगा और एक्सेप्ट करना होगा कि जो रियासत जम्मू और कश्मीर है
भारत को उसके लोगों से कोई ताल्लुक़, कोई गर्ज नहीं है। बहुत पहले, अब 1950 की ये दहाई थी जब भारत ने वहाँ पे पहली दफ़ा नाम नहाद इलेक्शंस करवाए थे, और इन इलेक्शंस के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में भी बात हुई थी कि ये इलेक्शंस रेफरेंडम का मुतबादिल नहीं हो सकते। तो ये बात अक़वाम मुत्तहिदा के कागज़ों में भी दर्ज है। उस वक़्त भी भारत ने ये कोशिश की थी कि कश्मीरियों की जो उमंगें हैं, जो उनकी ख्वाहिशात हैं, उनको किसी तरह ट्रांसलेट कर दिया जाए कि भाई देखें, इलेक्शन के रिज़ल्ट्स तो ये आए हैं, इसमें लोग कहते हैं कि इन्हें भारत के साथ रहना पसंद है, लिहाजा रेफरेंडम भी डिनाई की थी। उस वक़्त भी रेजोल्यूशंस और करारदाद हुई थी कि ये किसी भी सूरत जो फ्री, इम्पार्शल और फेयर प्लेबिसिट है उसका मुतबादिल नहीं हो सकते। आइए 2019 की तरफ, जब 2019 में भारत को ये लगता है कि आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म कर देना चाहिए और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको ख़त्म कर देने के बाद भारत जो पे दर पे वहाँ पे एक लीगल मॉडिफिकेशंस कर रहा है, डिलिमिटेशन एक्ट की सूरत में, वहाँ पे लैंड अमेंडमेंट एक्ट की सूरत में, और फिर वहाँ पर जिस तरह डोमिसाइल एक्ट के ज़रिए से कई नॉन कश्मीरीज़ को, गैर कश्मीरियों को आबाद किया जा रहा है। एक लिहाज से हम कश्मीरी जो हैं इस चीज़ से वाक़ईतन बहुत फ़िक्रमंद हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह हमारी ज़मीन है, ये हमारा ख़ित्ता है, हम इस कश्मीर के ऊपर रहते हैं, तो फिर हम इसमें किसी गैर कश्मीरी को बसने की इजाज़त नहीं दे सकते। दूसरी बात, हम ये भी जानते हैं कि भारत फ़कत इस चीज़ के ऊपर नहीं रुकेगा। ये सेटलर कलोनियलिज़म तब तक रहेगा जब तक कि वहाँ पे एक आम कश्मीरी मुसलमान बिल्कुल ख़त्म नहीं होकर रह जाता। तो ये भी हक है, हकीकत है कि ग्राउंड पे रहने वाला कश्मीरी इस वक्त जान, माल, ज़िंदगी के ज़रिए से, जहाँ पे वो कलम की ताकत से बात करता है, वहीं बंदूक के ज़ोर से भी इस वक्त अपनी आज़ादी छीनने की बात करता है। लेकिन अक़वाम आलम को, पाकिस्तान को, सबको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि अगर वहाँ पे ये डेमोग्राफिक टेररिज़म, ये नो आबादियाती दहशतगर्दी जारी रहती है, तो फिर कश्मीरी जो इस वक्त कर रहे हैं शायद इससे कहीं ज़्यादा करने की अहलियत भी रखते हैं। जी, आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे पीटीएम की जो हुकूमत थी जो गुजर चुकी, उसके हवाले से कि जो पीटीएम की हुकूमत में पॉलिसीज़ थी, खारजा पॉलिसीज़, और कश्मीर के हवाले से जो पॉलिसी थी, इल्ताफ़ हुसैन वानी साहब, आप उससे कितना इत्तफाक करेंगे? पाकिस्तान की जो भी ये हम मुल्कों को, मैं ज़ाती तौर पर मुल्कों को इतना ज़्यादा गुरुवार करार नहीं देता हूँ कि उनकी खारजा पॉलिसी में कोई हुक्म था, चाहे पुरानी हुकूमत हो, नई हुकूमत हो या आगे कोई हुकूमत आए। पाकिस्तान की हर हुकूमत की कोशिश करती है कि मसला कश्मीर को बैन अवी सतह पर उठाए, हर फोरम पर उठाती है और कोशिश करती है। लेकिन चंद ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हुकूमत से ज्यादा पाकिस्तान की सियासी जमातों, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और पाकिस्तान की जो बार रेस्ट्रिक्शंस है, एकेडमिया है, उन्होंने काम करना है। अनफॉर्चुनेटली दे फेल टू डू इट, और हम सारा हुकूमत पर डालते हैं। हुकूमत को से निकालने के लिए सियासत होती है, उसके लिए फिर आपकी एकेडमिया होती है। अगर हुकूमत पर कहीं से दबाव भी हो, कोई कमजोर भी हो। सही। और जिस तरह आपने बात की कि बड़े पैमाने पर जो सिविल सोसाइटी है वो रोल दे सकती है, यकीनन उनका रोल बनता भी है। और डॉक्टर साहब, डेफिनेटली आप तमाम तर चीज़ों से बाखूबी वाकिफ़ हैं। अभी जो वहाँ पे मसालिम हैं, क्या दुनिया उन चीज़ों को नहीं देख रही? क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ की जो नज़र है क्या उन पर नहीं पड़ती? ख़ास करके जैसे फ़लस्तीन के इशूज़ हो गए, कश्मीर के बड़े पैमाने पर जो इशूज़ चल रहे हैं, पाकिस्तान की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन तमाम तर चीज़ों को उठाने में? देखिए, पाकिस्तान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, तो ये समझना और वंस अगेन एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि भारत पूरी दुनिया में एक तबल बजाता रहता है कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी है। लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तान एक फ़रीक है, जहाँ बहुत ही बुनियादी फ़रीक ख़ुद कश्मीरी हैं, वहीं पे पाकिस्तान भी एक फ़रीक है और हिंदुस्तान भी एक फ़रीक है। हम किसी भी सूरत पाकिस्तान को इससे
باہر نہیں نکال سکتے، اور دوسری طرف ہم ہندوستان کو بھی اس سے مکمل طور پر لا تعلق نہیں کرتے۔ جہاں تک بات گراؤنڈ کی ہے، میں بڑے ببانگ دہل اور ایک فیملی لیگیسی کے طور پہ بھی جو نعرہ آپ پچھلے کئی دہائیوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ وہ نعرہ ہے جو وہاں پہ ایک کشمیری ایک انتہائی ہاسٹائل انوائرمنٹ میں، جبکہ ایک بھارتی فوجی اس کے سامنے بری ہوئی بندوق کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے باوجود وہ کشمیری یہی نعرہ لگاتا ہے۔ جب وہ یہ کشمیری نعرہ لگاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں آزاد فضاؤں میں بسنے والے اس کو اپنا سمجھیں گے۔ وہ وہاں پہ بے شک ہندوستان کی فضاؤں میں مقید ہے، وہاں پہ وہ ایک لارجسٹ اوپن ایئر پریزن میں ہیں، لیکن یہاں آزاد فضاؤں میں رہنے والے اسے اتنا ہی پاکستانی سمجھیں گے جتنا آپ یہاں اسلام آباد میں یا لاہور کراچی میں بیٹھے ہوئے ایک شہری کو پاکستانی سمجھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فقط انہی الفاظ کے ساتھ اپنا مطلب میں شاید آپ تک پہنچا چکا ہوں گا کہ پاکستان کی ذمہ داری کس قدر شدید اور کس قدر بھاری ہے۔ اگر وہاں پہ ایک ماں اپنے بیٹے کو اس راہ حق میں دے دیتی ہے، اور ایک نہیں بلکہ اپنی کئی بیٹوں کو، شاہ مالی بیگم جس طرح سے ہیں یا اور کئی اس طرح کی مثالیں ہیں، تو پھر پاکستان کی ذمہ داری جہاں اور جس لیول تک ہے، میں سمجھتا ہوں ابھی اس میں بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ اس میں یہ چیز بھی بہت اہم ہے کہ جو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی ہے وہ بھی اپنا رول دے، اور خاص کر کے جو حریت قیادت ہے، اگر انٹرنیشنل فورم پر انہیں اس حوالے سے یہ چیزیں سونپی جائیں کہ وہ بین الاقوامی سطح پر جا کر اپنا اور خاص کر کے مقبوضہ کشمیر کا موقف اٹھائیں، تو کتنا اہم ہوگا کشمیر کاز کے لیے، کشمیر ایشو کے لیے۔ الطاف حسین مالی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جہاں پر بھی ہے کشمیری قیادت تو فی الحال کشمیر کے اندر ہے، وہ پچھلے 20 سالوں سے جیلوں کے اندر ہے، کوئی 20 سال سے ہے، کوئی 10 سال سے، 12 سال سے، 15 سال سے، 4 سال سے، پوری کشمیری قیادت جیلوں کے اندر ہے، کوئی بھی ان میں سے باہر نہیں ہے۔ کبھی پاسپورٹ مل سکتا کہ وہ دنیا میں جاتے، چاہے خواتین ہوں یا مرد ہوں، وہ دنیا میں اپنا کیس کلیئر کرتے ہیں، ان کو یہ جانے کی اجازت مل جاتا کہ اب ہندوستان نے ان کے خلاف ایسے مقدمات کیے ہیں کہ ان کی زندگیاں اب خطرے میں پڑ گئی ہیں، کسی کو کے لیے وہ سزائے موت مانگ رہی ہے، کسی کو مزید بتانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جہاں تک آزاد کشمیر کی اسمبلی کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس اسمبلی کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے یا کوئی ایسا ضلع ہے یا کوئی ان کی آج تک یہ دیکھی گئی ہے کہ دیکھیں وہاں اسمبلی میں قرارداد پاس کرنا تو ایک الگ بات ہے، کسی جگہ جانا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی حکومت، آزاد کشمیر کی اسمبلی کے لوگ جو باہر دنیا میں جاتے ہیں، they would have done better what they have done so far, but unfortunately they are not doing that what is to be done۔ اور وہ ایک اب لوکل گورنمنٹ کے طور پر کام کرتی ہیں، اپنا جو ان کا روزمرہ کا کام اس سلسلے میں تو کام کرتی ہے، لیکن مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ان کا کام جو ہے وہ مایوس کن ہے۔ دنیا کے اندر اس آواز کو ان کا کام جو ہے وہ مایوس مجھے نظر آتا ہے، اور اچھا پیش پر میں بات کرتا آ رہا ہوں کہ وہ کشمیر کے حوالے سے دنیا میں تو جاتے ہیں، لیکن جس طرح سے انٹرنیشنل آڈینس کو اٹریکٹ کرنا تھا وہ کرنے میں ناکام ہوئے ہیں آج تک۔ اس کاز کو مزید بڑھانے کے لیے کیا ضروری نہیں ہے کہ کشمیر کمیٹی کا جو چیئرمین ہے وہ وہاں سے مینز یا حریت لیڈر ہونا چاہیے یا کشمیری وہاں سے کوئی رہنما ہونا چاہیے؟ پلس اگر بات کی جائے کہ ایک وزیر خارجہ کے بعد اگر نائب وزیر خارجہ اسی ایریا سے لیا جائے کہ جو کشمیر کی کاز کو سمجھتا ہو، کیونکہ اگر دیکھا جائے ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر تو سب سے امپارٹنٹ ایشو ہے یہ، اور اگر کوئی ہمارے تعلقات جو ہمارے مراسم ہیں وہ خراب رہتے ہیں یہاں پہ، وہ بھی اسی ایشو کی وجہ سے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ کتنا اہم ہوگا، کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے کہ کیا یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ وزیر خارجہ اور خاص کر کے جو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہے اس حوالے سے بات چیت کی جائے؟ دیکھیے، جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ کشمیریوں کی جو کہانی ہے وہ کشمیر ہی کی زبانی ہونی چاہیے، تو ایک حد تک بالکل میں آپ سے اس بات سے متفق ہوں۔ میں یہ نہیں جانتا کہ قانونی کیا اس کے اندر پیچیدگیاں ہیں یا شاید اس میں کیا آئینی معاملات ہوتے ہوں گے کہ چیئرمین پارلیمنٹری کمیٹی کشمیر جو ہے ان کو ایک کشمیر سے تعلق ہونا چاہیے۔ بہرحال میں ایک چونکہ ایک حق کی چیز سے آپ ایگری تو کرتے ہیں نا کہ بالکل، دیکھیں میں بلکہ اس میں ایک حق کی بات ہے، ابھی جو ایک پچھلی حکومت گزری ہے، میں اس حوالے سے ان کی تعریف ضرور
करूँगा कि पार्लियामेंट्री कमेटी कश्मीर के अंदर उन्होंने मेजर स्टेक होल्डर जो है वो उस पार से कश्मीरी हैं उनको वहाँ पे रखा था, बल्कि जो वहाँ पे उन्होंने एडवाइजरी बोर्ड्स बनाए थे उस एडवाइजरी बोर्ड का जो हेड था वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके शोपियां से ताल्लुक़ रखने वाला एक कश्मीरी प्रोफेसर था। तो वहाँ उस कश्मीरी प्रोफेसर की और इसके अलावा जो वहाँ पे ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है उनको हर तरह जब भी कश्मीर कमेटी की मीटिंग होती थी उसमें स्पेशल इन्वाइटीज़ के तौर पे उनको बुलाया जाता था और वो उसमें शामिल भी हुआ करते थे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ 28 मेंबरान कोई पार्लियामेंटेरियंस ना हों, बल्कि अगर आपने कश्मीर कमेटी से कोई फ़ैसला करना है तो फिर अगर चेयरमैन कश्मीर कमेटी बेशक कोई MNA है या पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन वहाँ पे एक ग्राउंड से कश्मीरी के होने का बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है और उसी की जो बात है उसको आपको फ़ैसला कुन लेना चाहिए। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं मैं इस पे भी एक तवज्जो ज़रूर दिलवाऊँ कि कश्मीर डेस्क्स की बहुत बात हुई थी कि इंटरनेशनली होगा, तो मुझे समझता हूँ एक दफ़ा दोबारा मौजूद होंगे तभी कश्मीरी अपनी कहानी आगे सुना सकेंगे। हाफ ऑर्फन्स हाफ विडोज़ की बात हो सकेगी, मिलिटेंट्स जिनको वो भारतीय कहते हैं हम उन्हें अपना मुजाहिद कहते हैं उनकी बात हो सकेगी और ये चीज़ मुकम्मल तौर पे धुल जाएगी कि कश्मीरी दहशतगर्द नहीं, कश्मीरी आज़ादी पसंद लोग हैं। इल्ताफ़ हुसैन वानी साहब, बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हम सिर्फ करारदादें मंजूर करते हैं और आप ये देख सकते हैं कि रैलियां कर लेते हैं और जो हुर्रियत क़यादत बंद है क़यादतबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही है मकबूजा कश्मीर के अंदर, सिर्फ एक दिन का उनके लिए हम या कोई खामोशी इख्तियार कर देते हैं 1 मिनट की। क्या ये खामोशियाँ, क्या ये नारेबाजी और क्या ये करारदादें मकबूजा कश्मीर आज़ाद करवा सकती हैं? देखिए, ये करारदादें, ये नारेबाजी, सारी चीजें जो है इनकी अपनी एक अफवादियत है, इसका अपना एक मजहब है। अगर ये करारदादें ना हो, करारदादें ही कश्मीर पर है तो तज़िया कश्मीर है जिसकी एक कानूनी हैसियत है, तो नाराबाजी है जिसकी वजह से मसला एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंच रहा है। लेकिन इस सिलसिले में जो इंटेलेक्चुअल इनपुट है, जो लिखने पढ़ने का काम है, हिंदुस्तान के नैरेटिव को दुनिया के अंदर डिफीट करने के लिए हमारी एकेडमियां जो है उसने काम करना, जो हमारे डायस्पोरा में बड़े लिखे लोग हैं उन्होंने हिंदुस्तान के एकेडमिया का मुकाबला करना होगा, उनके नैरेटिव को डिफीट करना होगा। हमने अपने मुल्क के अंदर इसको इंटरनेशनलाइज करना होगा कश्मीर को, ताकि मुल्क का हर शहरी उसी तरह जिसका 90 के अवाइल में या उससे पहले हर पाकिस्तानी कश्मीर की तहरीक आज़ादी के साथ था, उसके लिए अपने लिए एक ईमान का हिस्सा समझता था, उसको उस तक सतह पर दोबारा पहुंचाने के लिए इसको इंटरनेशनलाइज करना जरूरी है और उसके साथ साथ इंटरनेशनलाइज तो पहले हो चुका उसको बेहतर किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, इस तमाम तर सिचुएशन में जो मकबूजा कश्मीर के बसने वाले हैं, जो दहाइयों से बहुत सारे मुजालिम सह रहे हैं, जो यकीनन आपको बेहतर तौर पर पता है, हम तो सिर्फ आंखों से देख रहे हैं लेकिन महसूस कर रहे हैं कि वो मजालिम जो लाए जा रहे हैं यकीनन एक दिन वो ख़त्म होंगे और हम आज़ादी हासिल करेंगे, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए, मैं एक बहुत ही अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो जो है वो मबज़ूल कराना चाहता हूँ। हमारे जो हुर्रियत क़ायदीन हैं, यासीन मलिक साहब हैं, शबीर शाह साहब हैं, मसरत आलम बट हैं, सैयदा आसिया अंद्राबी, नाहिदा नसरीन फ़हमीदा सूफ़ी हैं। मैं इंतहाई अहम बात है इस वक्त जो वहाँ पे केसेस चल रहे हैं, जो वहाँ पे उनकी शैम ट्रायल्स और कोर्ट्स चल रही हैं, वो तकरीबन उनके ऊपर जितनी जरा है, जितने विटनेसेस हैं, वो केसेस अब तकरीबन रैप अप करने वाले हैं और अंदाज़ा ये है कि आने वाले 1-2 महीनों के अंदर अंदर खुदा न खास्ता हमारे इन हुर्रियत कायदीन को फ़ाइनल सज़ा सुना दी जाएगी। हम भारत से इंसाफ की उम्मीद कभी करते ही नहीं थे। हम ये भी जानते हैं कि भारत जो है उसकी कोशिश हतल इम्कान ये होगी कि खुदा न खास्ता इन हुर्रियत कायदीन को शहीद कर दिया जाए। तो ये वक्त है, इसी वक्त आप आवाज़ बुलंद कीजिए, इस पे प्रोग्रामात कीजिए। वहाँ बैठे रहने वालों को आप शायद आज़ाद नहीं करा सकते, लेकिन यहाँ आप उनकी जब आवाज़ बनेंगे, उन लोगों की जो खुदा न खास्ता 2 महीने बाद जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इस तहरीक को दे दी, उनको खुदा न खास्ता अगर वो शहीद हो जाते हैं और उससे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर उनके हवाले से आवाज़ नहीं उठती, तो मैं समझता हूँ आपकी ज़िम्मेदारी, आपके फ़र्ज़ में बहुत बड़ी कोताही हो चुकी है। और डॉक्टर सैयद मुजाहिद गिलानी साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इल्ताफ़ हुसैन वानी साहब, आपने भी प्रोग्राम में शिरकत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम कश्मीर डिबेट आपने सुना, यकीनन प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।